हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड आपकी खिदमत में पेश है एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10 सिविक्स। तो इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके से चलने वाले हैं कि राउंड 1 में हम कवर करने वाले हैं 2 मार्क क्वेश्चंस को, राउंड 2 में हम कवर करने वाले हैं 3 मार्क क्वेश्चंस को और राउंड 3 में हम कवर करने वाले हैं 5 मार्क्स क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। What do you mean by a political party? Write the 3 components of a political party. क्या है एक पॉलिटिकल पार्टी? कुछ लोगों का ग्रुप है जो साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ते हैं और कोशिश करते हैं अपनी सरकार बनाने की, इलेक्शंस को जीतने की। तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शंस एंड ट्राइज टू विन इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। और एग्जाम्पल क्या है? भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? लीडर बहुत ज़रूरी है, एक्टिव मेंबर बहुत ज़रूरी है, फॉलोअर बहुत ज़रूरी है। ये जो तीनों कंपोनेंट्स है ट्राईपॉड की तरह है, इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग होगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहलाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे फंक्शंस हैं, जितने फंक्शन लिखने हैं लिखाना, यानी कि जितने का मतलब 2 से 3 कर देना, बस 2 पूछे ना। 2 फंक्शंस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टी के? सबसे पहला काम बेसिक फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती हैं, नीतियाँ बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं फॉर सोशल वेलफेयर, फॉर डेवलपमेंट। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? जो पार्टीज़ हार जाती हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं और डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का रोल भी बहुत ज़रूरी होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जो मन में आए लिख आना दो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन इफ देयर वुड बी नो पॉलिटिकल पार्टी इन कंट्री। अगर एक देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो क्या सीन हो जाएगा? देखो, अगर एक देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो सीन बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा और जब हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो आंसरेबल नहीं रहेगा। वो कहेगा मैं सिर्फ उसी जगह की जिम्मेदारी लूँगा जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बाकी मुझे देश से मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? दूसरी चीज़, कोई भी नहीं होगा जो पूरे देश की जिम्मेदारी लेगा कि देश को कैसे चलाना है, देश में कैसे डेवलपमेंट करना है। तो उससे बड़ी दिक्कत आ जाएगी अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। तो इफ़ देयर वुड बी नो पॉलिटिकल पार्टी इन कंट्री देन every candidate in election will become independent and they will only take responsibility of their own locality, and second thing, nobody will take the responsibility and accountability for what's going in the country. Moving on to next question. Why is the role of opposition party is important in democracy? डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का रोल ज़रूरी क्यों है? अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेसी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है वो नीतियाँ बनाती है। रूलिंग पार्टी कभी अपनी फेलियर्स के बारे में नहीं बताएगी, जो उन्होंने गलत स्टेप्स लिए उनके बारे में नहीं बताएगी। उनको वो वही नज़रिया पेश करेंगे हमारे सामने, वही पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे जिससे रूलिंग पार्टी ठीक साबित हो जाए। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो उसका काम बिल्कुल अपोजिट होता है। उसका काम होता है कि वो रूलिंग पार्टी से बिल्कुल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू जनता के सामने लाती है। अगर रूलिंग पार्टी बोल रही है कि 6 लिखा है तो अपोजिशन पार्टी बोलती है कि 9 लिखा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है अपोजिशन पार्टी का? वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जनता के सामने रखते हैं। दूसरी चीज़, अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी की फेलियर्स को, रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है और जनता के सामने रखती है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि रूलिंग पार्टीज़ अपोजिशन पार्टीज़ की वजह से हमेशा प्रेशर में रहती हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ हमेशा नज़र बनाए रहती हैं रूलिंग पार्टीज़ पे कि कब ये कुछ गलत करें और हम इनको जनता के सामने एक्सपोज करें। तो अपोजिशन पार्टी इसलिए ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। 3 रीज़न उसके ये हैं कि जनता के सामने एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आता है, जनता के सामने एक नए चीज़ें आती हैं सामने, जनता के सामने रूलिंग पार्टी की फेलियर्स आती हैं, रॉन्ग पॉलिसीज़ आती हैं सामने, और तीसरी, रूलिंग पार्टी भी प्रेशर में बनी रहती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you mean by multi-party system? Which party system does India have? मल्टी पार्टी सिस्टम, अलग अलग टाइप का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। किसी देश में एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है और वही जीतती रहती है, किसी देश में सिर्फ 2-3 पार्टीज होती हैं और किसी देश में बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं। तो हमारा इंडिया जो है वहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं और बहुत सारी पार्टीज़ के चांसेस होते हैं इलेक्शंस को जीतने के। तो इसी को कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है जिस सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज़ इलेक्शंस लड़ती हैं और 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के चांसेस होते हैं इलेक्शंस को जीतने के। सिंपली यूपी के इलेक्शन देखा जाए तो पिछले 4 साल में 3 अलग अलग पार्टीज़ ने इलेक्शंस जीते हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी। तो आप देखोगे 4 साल में 3 बार पार्टीज़ बदल चुकी हैं। तो यूपी में जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज़ इलेक्शंस लड़ती हैं और 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के चांसेस होते हैं इलेक्शंस को जीतने के। तो यूपी में कौन सा है? मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच सेवरल पार्टीज कॉम्पीट इन इलेक्शंस एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शंस। और इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है? मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो सारे देशों में सेम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम अलग अलग देशों का बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोसाइटी पर, सोसाइटी कैसी है। इंडिया की जो सोसाइटी है वो मल्टी पार्टी सिस्टम को ही टॉलरेट कर पाती है। इंडिया की सोसाइटी में वन पार्टी सिस्टम नहीं रह सकता। चाइना की सोसाइटी में वन पार्टी सिस्टम रहता है क्योंकि वहाँ की सोसाइटी का नेचर ऐसा है कि वो वन पार्टी सिस्टम के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से नेचर ऑफ सोसाइटी के बाद सोशल और रीजनल डिवीजन। हमारे देश में इतने ज़्यादा सोशल और रीजनल डिवीजन्स है कि हमको मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए ही चाहिए, लेकिन चाइना वाले वन पार्टी सिस्टम के साथ खुश हैं। थर्ड थिंग, सिस्टम ऑफ इलेक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारे देश का कैसा बैकग्राउंड रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, इस चीज़ पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारे देश में हमें कितनी सारी पार्टीज़ की ज़रूरत है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की ज़रूरत है। तो हर देश का अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि हर देश का नेचर ऑफ सोसाइटी अलग है, सोसाइटी का नेचर अलग है, सोशल और रीजनल डिवीजन्स अलग है, और सिस्टम ऑफ इलेक्शंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अलग है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन का रोल एम्पायर की तरह होता है। जिस तरीके से एम्पायर सारे डिसीजंस लेता है क्रिकेट मैच में, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी सारे डिसीजंस लेती है रिलेटेड टू इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन पूरा शेड्यूल बनाती है कि किस दिन वोटिंग होगी, जितनी भी इवेंट्स होती हैं इलेक्शन से रिलेटेड, किस दिन वोटिंग होगी, किस दिन रिजल्ट खोलेंगे, इन सभी चीज़ों का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन बनाती है। सेकेंड चीज़, इलेक्शन कमीशन क्राइटेरियाज बनाती है कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगी, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी और कब कहलाएगी। तो इलेक्शन कमीशन के दो रोल क्या है, इट मेक्स शेड्यूल्स फॉर ऑल द इवेंट्स रिलेटेड टू इलेक्शन एंड इट मेक्स क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी। 2 नंबर का सवाल, 2 पॉइंट इनफ है, 3 पॉइंट लिख दोगे वेरी गुड, बट 3 से आगे मत जाना और 2 से कम मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, ये डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया एक इतना बड़ा देश है, इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, तमिल, मलयालम, इतने सारी लैंग्वेजेस हैं कि यहाँ पर 1-2 पार्टी से काम नहीं चलेगा, हमको ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी पार्टीज़ की, ठीक है। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, सबसे पहली चीज़ क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया में जो सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, ये माना गया है कि जिस देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है वहाँ पर सबसे बेस्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि उसी की मदद से आप सारी डाइवर्सिटी को लेकर चल सकते हो। तो 2 रीज़न क्या है, India is a vast country and has large social and geographical diversity. Second, it is easy to accommodate diversities in multi-party system. I know बहुत फास्ट जा रहे हैं हम लोग, बट बोर्ड एग्जाम भी तो बहुत फास्ट पास में आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है, देखो अलायंस को एक बार इसमें पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन विनिंग पावर। कई बार आपने इलेक्शंस में देखा होगा एक पार्टी बहुत स्ट्रांग पार्टी होती है, तो उसको हराने के लिए बहुत सारी पार्टीज मिलकर इलेक्शंस लड़ती हैं जिससे वो उस पार्टी को हरा दें। इसी को हम अलायंस कहते हैं। जब बहुत सारी पार्टीज मिलकर इलेक्शंस लड़ती हैं और इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करती हैं, तो वो जो ग्रुप कहलाता है इतनी सारी पार्टीज़ का, उसको हम अलायंस कहते हैं। और अलायंस आपको बहुत ही कॉमनली दिख जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम में। यूपी में इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी के भी कुछ अलायंस थे, समाजवादी पार्टी के भी कुछ अलायंस थे, ठीक है। तो अलायंस क्या है, सिंपली को बहुत सारी पार्टीज या कुछ पार्टियों का ग्रुप जो मिलकर क्या करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं और कोशिश करते हैं इलेक्शंस को जीतने की, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्रेशर ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। ये बहुत सिंपल है, बहुत कठिन भी है। देखो प्रेशर ग्रुप क्या होता है, सिंपली प्रेशर ग्रुप एक ऑर्गेनाइज बॉडी होती है जिसका सिंपल काम होता है लोगों के इंटरेस्ट को सामने रखना, लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। और प्रेशर ग्रुप को कोई मतलब नहीं होता है इलेक्शन से। पॉलिटिकल पार्टीज इसके जस्ट अपोजिट होती है। पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला मोटिव होता है इलेक्शंस को जीतना और सरकार बनाना। यही एक अंतर होता है दोनों के बीच में, कि प्रेशर ग्रुप का काम होता है अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना और कोई भी इलेक्शन से मतलब नहीं रखना, और पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है सबसे पहला इलेक्शन से मतलब रखना और इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा राउंड चेंज हो जाएगा क्योंकि कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो राउंड 2 आ चुका है जहाँ पर हम 3 मार्क क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला सवाल, नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशन। कोई भी एक पार्टी सिस्टम सारी कंट्रीज़ के लिए परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम चल जाएगा, हर कंट्री में मल्टी पार्टी। सिंपल सवाल कहता है कि कोई भी पार्टी सिस्टम हर कंट्री के लिए आइडियल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इसको एनालाइज करना है। तो हाँ, ये सही बोल रहा है, ये चीज़ तो हम जस्टिफाई कर भी चुके हैं कि कोई भी एक पार्टी सिस्टम हर देश में आप इम्प्लाई नहीं कर सकते, हर देश में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हर देश की सिचुएशन अलग अलग है। तो ये सवाल हमने डिस्कस किया था, इट इज़ ट्रू दैट नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशन बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग विच अ कंट्री कैन चूज। बहुत सीरियस चीज़ है ये।
कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। पार्टी सिस्टम, एक देश का पार्टी सिस्टम कौन सा होगा, क्या होगा, ये कंट्री के बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कंट्री की सोसाइटी पर डिपेंड करता है, कंट्री के डिवीजन्स पर डिपेंड करता है। और हर कंट्री में अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग डिवीज़न है, तो हर कंट्री का पार्टी सिस्टम भी तो अलग अलग ही होगा ना बॉस। तो पार्टी सिस्टम ऑफ अ country totally depends and develops on the basis of country's situation. It depends on several factors such as nature of society, social and regional divisions, ये सारी चीज़ हम समझ चुके हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो एक देश में बहुत सारी चीज़ों पर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम डिपेंड करता है और हर देश में ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नो पार्टी सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशन। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई भी सवाल समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके वो डाउट क्लियर करूंगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के 3 स्तंभ क्या है? पॉलिटिकल पार्टी क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है लीडर। एक लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा लीडर होना एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इलेक्शन में वोट करने जाते हो तो आप किसी पार्टी का नाम देखकर वोट नहीं करते हो, उस पार्टी का लीडर देख के वोट करते हो, और उसका लीडर अच्छा होगा तो आप उस पार्टी को वोट करोगे, है ना। तो एक पार्टी के अंदर एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक अच्छा लीडर ये भी इंश्योर करता है, एक अच्छे लीडर की पहचान ये भी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है जनता के लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी। एक अच्छा लीडर अपनी पार्टी को भी अच्छे से चलाता है और जनता का विश्वास जीतने में मदद करता है। तो लीडर, हैविंग अ गुड लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टी बिकॉज अ लीडर इज़ द पर्सन हु होल्ड्स द अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पार्टी एंड ऑल्सो टू द पब्लिक। सेकेंड इज एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स जो पार्टी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, MLAs, MPs, लीडर्स और भी छोटी छोटी पोजीशन पे जितने भी लोग हैं जो पार्टी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और पार्टी के हर एक छोटे बड़े प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं। एक्टिव मेंबर होना बहुत ज़रूरी है एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, क्योंकि ये एक्टिव मेंबर्स ही होते हैं जो इलेक्शन के टाइम पर प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो एक्टिव मेंबर्स, ऑल द पीपल हु आर रजिस्टर्ड इन द पार्टी एंड एक्टिवली टेक्स पार्ट इन द मीटिंग एंड प्रोग्राम्स ऑफ पार्टी आर कॉल्ड एक्टिव मेंबर्स। थर्ड इज फॉलोअर। फॉलोअर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक पार्टी के कितने फॉलोअर्स हैं ये डिसाइड करता है कि वो पार्टी कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। Number of followers of a political party decides how much popular a political party is and how much support it is getting from public. एक पार्टी के जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे वो पार्टी उतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी, उसको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ उस पार्टी के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे इलेक्शंस को जीतने के। आज के टाइम पर हमारे इंडिया में 700 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन हम मुश्किल से 7 के नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन 7 के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और इस फॉलोइंग की वजह से ये लोग हमेशा हाईलाइट रहते हैं, चाहे सही करें गलत करें, लेकिन ये हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं। तो 3 कंपोनेंट क्या थे? लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी रख रहा हो तो वीडियो की स्पीड स्लो कर लेना, लेकिन मैं स्लो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत फास्ट आ रहे हैं। इवन मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी? तो चैलेंजेस, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या चैलेंजेस फेस करती है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉमन आदमी सफ़र करता है, पॉलिटिकल पार्टी भी सफ़र करती है। पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ चैलेंजेस फेस करती है। 3 नंबर का सवाल है, 3 चैलेंजेस लिख देना, चल जाएगा। 4 लिख दोगे और अच्छा है। पहला चैलेंजेस होता है, पहला प्रॉब्लम ये होती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। पार्टी के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है और पार्टी पूरे देश में जाकर ये पार्ट पढ़ाती है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पर सिचुएशन ये है कि पार्टी के अंदर रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती हैं, वहाँ पर इंटरनल इलेक्शंस नहीं कराए जाते हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए। सिचुएशन आलम तो ये है कि पार्टी के मेंबर्स को तक पार्टी के बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और पार्टी की पूरी पावर 2-3 लोगों के हाथ में होती है। इस वजह से आप कह सकते हो कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी आ चुकी है। दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज है, इट इज़ ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। आज के टाइम पर इंडिया में ऐसी तमाम पार्टीज़ हैं जिनमें वंशवाद है। आपने बहुत सारी पार्टीज़ में ऐसा देखा होगा जिसमें MLA का बेटा MLA बन जाता है, MLA का चाचा MLA बन जाता है, MLA का मामा MLA बन जाता है। इसी को कहते हैं वंशवाद, डायनेस्टिक सक्सेशन। और इससे प्रॉब्लम किसे होती है? उन लोगों को जो सच में स्ट्रगल करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, ज़मीन से शुरुआत करते हैं और कभी टॉप पर नहीं पहुंच पाते। जो लोग डिज़र्व करते हैं वो लोग कभी टॉप पर नहीं पहुंच पाते। और डायनेस्टिक सक्सेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से डिज़र्विंग लोग होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता और उनके साथ हम कह सकते हैं बहुत गलत होता है डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से। नंबर 3 चीज़, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। आज के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिंपल मोटिव होता है इलेक्शन जीतना है, साम दाम दंड भेंट कैसे भी करके इलेक्शन जीतना है। तो वो क्या करती हैं?
गलत गलत प्रैक्टिस करने लगती हैं, वो कई बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देती हैं और ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं एमएलए एमपी का जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके एडवर्टीजमेंट कर सके, कैंपेन कर सके। कई बार वो क्रिमिनल्स को तक टिकट दे देती हैं सिर्फ इस चक्कर में कि क्रिमिनल्स का क्या होता है, अपने अपने एरियाज़ में दबदबा होता है तो वो उनको वोट दिलाने में हेल्प करे। तो ये वो तीसरा चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने आज है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो 3 चैलेंजेस थे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती है। एक और चैलेंज है, कौन सा है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म पार्टीज इन इंडिया? तो अभी हमने देखा था पार्टीज कौन कौन से चैलेंज फेस करती है। हम देखेंगे गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं इन पार्टीज के अंदर सुधार लाने के लिए। कुछ बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए भी गए हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया था। एक्चुअली क्या होता था, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे एक एमएलए होता था और वो देखता था कि अब उसकी पार्टी हार रही है, दूसरी पार्टी जीत रही है, तो वो पार्टी चेंज कर लेता था, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाता था। कभी कभी वो ये करता था पैसे के लिए, कभी अच्छी पोजीशन के लिए और कभी दिमाग लगा के कर लेता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट ने ये देखा यार कि इससे क्या हो रहा है ना, डेमोक्रेसी की इमेज खराब हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज लाया गया और एक लॉ बनाई गई कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अब से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अपनी लेजिस्लेटिव की सीट को खो देगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो, वो अपनी लेजिस्लेटिव की सीट को खो देगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज टू रिड्यूस डिफेक्शन. A law was made that if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. सेकेंड थिंग, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया मनी और मसल पावर को कम करने के लिए, और वो ऑर्डर ये था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इंसान इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा और उस एफिडेविट में बताना पड़ेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये स्टेप बहुत अच्छा था, लेकिन स्टेप में एक गलती ये थी कि क्रॉस चेक करने के लिए कोई नहीं था, कि अगर कोई नेता खराब इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है तो कोई भी नहीं था जो ये क्रॉस चेक करेगा कि नेता ने सही इन्फॉर्मेशन दिया है गलत। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें सब इलेक्टेड कैंडिडेट से कहा गया कि एक एफिडेविट फाइल करो और बताओ कितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कितने तुम्हारे पास कितने तुम्हारे ऊपर केसेस हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तीसरा क्या चीज़ की गई, इलेक्शन कमीशन ने भी एक कदम उठाया जो, और उस कदम का कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने हर पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि आप एक रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग रखो और इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करो। क्या होता था, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती थी कि यार हमारे पास कम पैसा है, और इलेक्शंस के टाइम पर करोड़ों रुपये खर्च होते थे, तो ये शक जाता था कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। तो इसके लिए बोला गया कि आपको आईटीआर फाइल करना है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि आप आईटीआर फाइल करो, रेगुलर मीटिंग्स करो। तो ये चीज़ें होने तो लगी, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में होती थी। तो ये तो 3 कदम थे जो लिए गए सरकार के द्वारा। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया जिससे एक एमएलए या एमपी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ना जा सके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफिडेविट फाइल करो जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने बोला आईटीआर फाइल करो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो और रेगुलर मीटिंग्स रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सजेशंस हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। तो अभी हमने चैलेंजेस देखे, उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए वो देखे, अब हमको सजेशन देना है। तो पहला सजेशन तो यही है, एक लॉ बनाई जानी चाहिए जो प्रॉपरली डील करेगी विद द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। साथ ही साथ हर पॉलिटिकल पार्टी को कंपलसरी कर देना चाहिए कि उनके पास एक प्रॉपर ज्यूडिशरी हो जो उस पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट्स के साथ डील करेगी। सेकेंड चीज़ क्या होनी चाहिए, एक लॉ बना देनी चाहिए जो कंपलसरी कर दे कि पार्टी को एक रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है जिसमें उनके सारे मेंबर्स की डिटेल हो। साथ ही साथ पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शंस होना, रेगुलरली इंटरनल इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर टॉप पोजीशन, जिससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको भी मौका मिल सके। तीसरी चीज़ क्या की जा सकती है, इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग की जा सकती है। जो अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं इलेक्शंस में, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, स्टेट फंडिंग। सरकार सपोर्ट करे, सरकार अलग अलग पार्टीज़ को सपोर्ट करना शुरू करे। सपोर्ट कैसे, पेट्रोल का खर्चा दे, टेलीफोन का खर्चा दे, कार का खर्चा दे। इससे क्या होगा, बहुत हद तक पैसे को सेव किया जा सकता है जो बर्बाद हो जाता है इलेक्शन में। ये तो 3 सिंपल सजेशन है, 3 नंबर का सवाल है, 3 सजेशन डन हो गया यार। इसको अच्छी राइटिंग में लिखा ना, बस पूरे 3 नंबर मिल गए। तो देखो 3 सजेशन क्या क्या है, एक लॉ बननी चाहिए विच विल डील विद द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, और साथ ही साथ ये भी कंपलसरी कर देना चाहिए कि एक ज्यूडिशरी रखा जाए जो पार्टी के अंदर हो रहे जितने भी डिस्प्यूट्स है उसके साथ डील करेगी। सेकंड चीज़, एक लॉ बननी चाहिए जो कंपलसरी कर दे हर पार्टी को कि आप अपने मेंबर्स को रजिस्टर्ड रखिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिए उनके, और इंटरनल इलेक्शंस करवाइए रेगुलरली फॉर टॉप पोजीशन जिससे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को चांस मिले। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, यहाँ पर स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की, जिससे ये जो इतना सारा पैसा ज़ाया जाता है इलेक्शंस के दौरान उसको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन द चैलेंज ऑफ ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। देखो आज के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मनी एंड मसल पावर, पैसे और गुंडागर्दी की शक्ति बहुत हद तक बढ़ती जा रही है। तो इसको आप कैसे देखते हो, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करते हो कि इसका क्या क्या असर हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर। देखो बहुत ये बिल्कुल सही बात है कि जो मनी है और मसल पावर है इसका रोल बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन फोकस होता है इलेक्शंस जीतने के लिए। तो इस ग्रोइंग रोल की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, कई बार वो उन लोगों को टिकट्स दे देती हैं जो अनडिजर्विंग होते हैं और डिजर्विंग लोगों को इग्नोर कर देती हैं। कई बार वो उन लोगों को टिकट्स दे देती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और उन लोगों को इग्नोर कर देती हैं जो सच में उस पोजीशन को डिजर्व करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो उसके पैसे का, वो कैंडिडेट जिसको उन्होंने टिकट दिया है उसके पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे फॉर एडवर्टीजमेंट, फॉर कैंपेनिंग। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होती है, कई बार ये जो रिच पीपल होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो पार्टी को फंड करते हैं, वो पार्टी को सिंपल है, अगर मैंने आपको पैसे दिए तो मैं आपको क्या एक्सपेक्ट करूँगा, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा। अगर मैं आपको फ्री में पैसे दे रहा हूँ तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जो भी फैसला लो वो मेरे फेवर में लो, कभी मेरे अगेंस्ट मत जाओ। यही करते हैं बड़े बड़े अमीर लोग और अमीर कंपनीज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे देती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांध देती हैं कि अब आप हमारे खिलाफ डिसीजन नहीं ले सकते, विच सिंपली मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इफेक्ट करती है। तीसरी चीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कम नहीं है, ये भी कई बार इलेक्शन जीतने के लिए क्रिमिनल्स को तक टिकट दे देती हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स का अपने अपने एरिया में क्या होता है, दबदबा होता है और डिजर्विंग लोगों को इग्नोर कर देती है। और ये जो सारी प्रैक्टिसेस होती हैं ये अनफेयर होती हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज ये करती हैं। तो इस तरीके से ये जो चैलेंज है ना, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर का, बहुत डिफिकल्ट है इसको ओवरकम करना, क्योंकि ये जो रोल है अब और बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ चुके हैं हम हमारे 5 नंबर वाले सवाल पे। ठीक है, 5 नंबर वाले सवाल पे, यानी कि राउंड 3 पे आ चुके हैं। 3 सवाल है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो क्या होगा, हमने डिस्कस किया था। हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कोई भी प्रॉपर प्रोमिस नहीं करेगा पूरे देश को लेकर, सिर्फ अब सब लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ अपने अपने एरिया से मतलब रखेंगे। सेकेंड चीज़ क्या होगी, सरकार बनेगी लेकिन सरकार की कोई वो नहीं रहेगी, सरकार किसी काम की नहीं रहेगी। सरकार तो बनेगी, इलेक्शंस होंगे तो सरकार तो बनेगी, लेकिन सरकार किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी। तीसरी चीज़ क्या होगी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी कैंडिडेट अपनी अपनी जगह से जीतेंगे वो सिर्फ अपनी अपनी जगह से मतलब रखेंगे, उनको देश से कोई मतलब नहीं होगा कि देश में क्या हो रहा है, देश में क्या नहीं हो रहा है। चौथी चीज़ क्या होगी, ऐसी सिचुएशन में जब भी देश में कुछ बुरा होगा, गलत होगा, तो जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, जो जनता होगी, वो बस एक दूसरे को ब्लेम करेगी और कुछ भी अच्छा नहीं करेगी। और पाँचवीं चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा देश के हित के लिए कुछ करना। मैं जानता हूँ बहुत फास्ट एक्सप्लेन कर दिया, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आप ही इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती हैं, आप समझ जाओगे तो उस क्या होगा उस सिचुएशन में जब हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। तो पहली चीज़, कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, सरकार बनेगी लेकिन सरकार किसी काम की नहीं रहेगी। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। Elected representative will be accountable only for their locality and no one will be responsible for how the country will run. In such a situation, individuals would try to blame each other for any wrong decision of policy. And the last point, it would become impossible to take decision in nation interest. देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए कोई भी फैसला लेने में बहुत मुश्किल होगी। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्टीज, और जब पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं रहेंगी तो देश में कोई मुद्दा नहीं रहेगा। वेरी सिंपल, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो है जो मुद्दे उठाती है, तो वो जब पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं रहेगी तो वो देश में कोई मुद्दा नहीं रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर इट्स फंक्शन। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी के 5 फंक्शन, मन नहीं कर रहा है मेरा इस सवाल को करवाने का, लेकिन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल ज़रूरी है। ये इतनी बार मैं पढ़ चुका हूँ फंक्शंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये इसीलिए वो इतनी फास्ट निकल रहा है। और फास्ट इसलिए निकल रहा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत फास्ट आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, और आप में से किसी एक ने कमेंट भी किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कब लाने वाले हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आ चुकी है यार। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला फंक्शन होता है इलेक्शंस लड़ते हैं और कोशिश करती है इलेक्शंस को जीतने की। दूसरा काम क्या होता है, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं फॉर सोशल वेलफेयर। तीसरा काम क्या होता है, वो पार्टीज़ जो इलेक्शंस हार जाती हैं वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती हैं और रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज़ करती हैं, रूलिंग पार्टी की फेलियर्स को जनता के सामने लाती हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पेश करती हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं अपोजिशन पार्टी क्यों ज़रूरी है। चौथा काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल पार्टीज सरकार को बनाती हैं और सरकार चलाती हैं। कैसे सरकार चलाती हैं,
जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है वो फिर क्या करती है, अलग अलग लीडर्स को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेन करती है और उनको अलग अलग मिनिस्ट्री सौंप देती है। किसी लीडर को कोई किसी और मिनिस्ट्री में, वाटर मिनिस्ट्री में डाल देगी, किसी को रोडवेज में डाल देगी, किसी को टेक्सटाइल में डाल देगी। एक प्रधानमंत्री तो सारे डिपार्टमेंट देखेगा नहीं, तो सरकार कैसे चलाता है प्रधानमंत्री? वो जो आपने सुना होगा ना, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं सरकार बनने के बाद, वही है सरकार चलाना। ठीक है, सरकार कैसे चलेगी? जो एक लीडर होगा वो क्या करेगा, वो सारे और जो लोग हैं उनको एक अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप देगा, उनको बोलेगा अब आप अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालो। वो जो लोग हैं जिनको मिनिस्टर बनाया है वो किसी और को सौंपेंगे। ऐसे ऐसे करके वो चेंज चलती है, इस तरीके से सरकार चलती है। और पांचवा, पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेकिंग लॉज। अभी आप कहोगे यार पार्टी और कानून का क्या मतलब? देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी जो जीतती है वो जीतती क्यों है? क्योंकि वो मेजॉरिटी लाई है, और जो पार्टी मेजॉरिटी लाई है वो पार्लियामेंट में भी मेजॉरिटी में ही तो रहेगी ना। और लॉ कहाँ से पास होती है? मेजॉरिटी में। लॉ कहाँ से पास होती है? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में किसकी मेजॉरिटी है? रूलिंग पार्टी की। तो हम कह देते हैं कि इनको एक एडवांटेज रहता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो पार्टीज होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लॉज को बनाने में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, illustrate the situation which depicts lack of internal democracy within parties। आप कैसे बताओगे कि पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी है? कैसे बताओगे? मैं तो बता दूँ, वेरी सिंपल। सबसे पहली चीज़, क्योंकि पार्टी जो है वो अपने मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती, उनके पास कोई भी ब्यौरा नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें वो बता सकें कितने मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं। सेकेंड चीज़, पार्टीज जो है वो रेगुलर इलेक्शंस नहीं करती, रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस नहीं करती फॉर टॉप पोजीशन। थर्ड चीज़, पार्टीज जो है वो रेगुलर मीटिंग्स नहीं करती, और अगर मीटिंग करती भी हैं तो वो मीटिंग्स जो होती हैं सिर्फ टॉप पार्टी लीडर्स अटेंड करते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स को कोई मौका नहीं मिलता है। चौथी चीज़, इतना बुरा हाल हो जाता है, इतना बुरा आलम हो जाता है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, जो नॉर्मल पोजीशंस पे लोग होते हैं, उनको पार्टी की इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिल पाती, वो किसी भी डिसीजन के बारे में जान ही नहीं पाते कि ये डिसीजन कैसे लिया गया, पार्टी के अंदर है क्या। और पाँचवीं चीज़ क्या होती है, जब भी सिलेक्ट करने होते हैं कैंडिडेट पार्टी की तरफ से इस पोजीशन पे खड़े करने के लिए, उस पोजीशन पे खड़े करने के लिए, जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं वो अपने करीबी को खड़ा कर देते हैं, और जो पार्टी में जो सच में डिजर्विंग लोग हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एक पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी है। मैं आपको हिंदी में क्यों समझा रहा हूँ? द रीज़न इज़, अगर आप हिंदी में समझ गए यार तो इंग्लिश में आप लिख लोगे, लेकिन अगर मैंने सिर्फ आपको ये पढ़ के सुना दिया तो वो रटवाना हो जाएगा। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। इंग्लिश में तो आप लिख ही लोगे, आपने इंग्लिश में अगर ले रखी है SST तो इसीलिए है क्योंकि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड, पार्टीज डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस, parties do not hold periodical or organizational meetings, ordinary members of the party do not get sufficient information, and also at the time of selecting candidates for different position, priority is given to those candidates who are close to top party leader, which is unfair for other members of party। तो यहाँ तो खत्म होता है हमारा वीडियो फॉर पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपकी खिदमत में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी, एंड इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे और अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म भी करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अपनी तैयारी जारी रखो, मैं अपनी वीडियोस लाना जारी रखूँगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।